नमस्कार और स्वागत है। आज हम 2026 के नए भारतीय बजट के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी मुख्य घोषणाओं का एक काफ़ी विस्तृत विश्लेषण है। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या घोषणा हुई, हम एक बड़ा सवाल पूछेंगे। इस बजट का असली चेहरा क्या है? क्या ये एक सुरक्षित मतलब सबको खुश करने वाला बजट है या फिर ये भविष्य के लिए कुछ बहुत बड़े दांव लगा रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये सवाल ही सबसे अहम है। देखिए, कोई भी बजट सिर्फ हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं होता। ये देश की महत्वाकांक्षा का एक दस्तावेज होता है। सरकार किन चीजों को प्राथमिकता देती है, किन सपनों पर पैसा लगा रही है, ये सब इन आंकड़ों में छिपा होता है। और इस बार के बजट का आकार, जो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, वो बताता है कि इरादे छोटे नहीं हैं। 50 लाख करोड़, ये रकम इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी ये नहीं है कि पैसा कितना है, बल्कि ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस वर्ग से शुरू करते हैं जो बजट के दिन अपनी सांसें थामे रहता है, मध्यम वर्ग। सबसे बड़ी सुर्खी है टैक्स में राहत। ये वाकई में कितनी बड़ी राहत है? देखिए, सतह पर तो ये एक बड़ी और स्वागत करने वाली खबर है। इनकम टैक्स स्लैब में कुछ राहत दी गई है। मतलब अब थोड़ी ज्यादा आमदनी पर भी कम टैक्स लगेगा। और साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी बढ़ाई गई है। इससे वेतनभोगी वर्ग की जो कर योग्य आय है वो सीधे तौर पर कम हो जाएगी। कागज पर तो ये साफ तौर पर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ने की एक कोशिश है। लेकिन आपके चेहरे पर एक लेकिन दिख रहा है। क्या इसमें कोई छिपा हुआ पैंच है? पेंच कहना शायद सही ना हो, पर एक दूसरा पहलू जरूर है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। जब सरकार प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स से कम कमाई का अनुमान लगाती है, तो उस कमी को कहीं और से पूरा करने का दबाव बनता है। अच्छा। और वो कहीं और अक्सर होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स या रोजमर्रा की चीजों और सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी। तो सवाल यह है कि क्या एक हाथ से दी गई राहत दूसरे हाथ से बढ़ती महंगाई के रूप में वापस ले ली जाएगी? बिल्कुल। असली राहत आपकी बढ़ी हुई तनख्वाह में नहीं, बल्कि आपकी खरीदने की ताकत में होती है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। तो ये सिर्फ बचत का मामला नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह का है। और इससे ही जुड़ा है देश का भविष्य, यानी युवा। हमारे हाथ जो सामग्री है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी, एआई कोर्सेज और स्टार्टअप फंडिंग जैसे भारी भरकम शब्दों से भरी है। क्या ये वाकई में कुछ नया है या पुरानी योजनाओं को ही नया नाम दे दिया गया है? ये एक वाजिब सवाल है। मुझे लगता है कि इस बार सोच में एक बुनियादी बदलाव दिख रहा है। जोर पारंपरिक कौशल से हटकर भविष्य के स्किल्स पर है। यह इस बात की स्वीकृति है कि आने वाले दशक की नौकरियां आज की नौकरियों जैसी नहीं होंगी। एआई, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों पर फोकस एक रणनीतिक दाव है। और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का आइडिया, ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। बहुत आकर्षक। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। सोचिए, एक छोटे शहर या गांव का छात्र जो दिल्ली या मुंबई आकर पढ़ने का खर्च नहीं उठा सकता, वो भी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों से पढ़ सकेगा। ये शिक्षा का मतलब लोकतंत्रीकरण है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती घोषणा नहीं, बल्कि क्रियान्वयन है। बिल्कुल। क्या इन मुफ्त कौशल कार्यक्रमों से वाकई में ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जिसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, या हम सिर्फ सर्टिफिकेट धारकों की एक फौज तैयार कर देंगे? इस बात पर निर्भर करेगी कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी होती हैं। तो एक तरफ सरकार युवाओं को टेक्नोलॉजी के पंख लगाकर जॉब क्रिएटर बनाने का सपना देख रही है, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी जमीन से जुड़ा है, हमारे किसान। इस हाईटेक बजट के पिटारे में उनके लिए क्या है? सरकार उस खाई को भी टेक्नोलॉजी से ही पाटने की कोशिश कर रही है। देखिए, पीएम किसान योजना को जारी रखना एक तरह का सुरक्षा कवच है, जो किसानों को एक न्यूनतम आय सुनिश्चित करता है। ये जरूरी है। लेकिन जो ज्यादा दूर की सोच वाले कदम हैं, वे हैं आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी। हम यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं फसल की निगरानी के लिए ड्रोन, मिट्टी की सेहत बताने वाले सेंसर और पानी का कुशल उपयोग करने वाली सिंचाई तकनीकों की। मतलब खेती को अंदाजे के बजाय डेटा पर आधारित बनाने की कोशिश। बिल्कुल। लक्ष्य खेती को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक मुनाफे वाला व्यवसाय बनाना है। लेकिन यहाँ कमरे में जो सबसे बड़ा हाथी है वो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ,
बजट में इसे मजबूत करने की बात तो है, लेकिन इसकी कानूनी गारंटी और बाजार सुधारों को लेकर जो बड़ा विवाद है, उस पर यह बजट मौन है। तो कह सकते हैं कि ये सही दिशा में उठाए गए कुछ कदम है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है। ठीक है, तो हमने व्यक्ति की बात की, करदाता, छात्र, किसान। अब उस गोंद की बात करते हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, बुनियादी ढांचा। मैं यहाँ हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और स्मार्ट सिटी के लिए भारी भरकम आवंटन देख रही हूँ। और यहीं पर हमें बजट का वो बड़ा दाव वाला चरित्र सबसे साफ दिखता है। अर्थशास्त्री इसे गुणक प्रभाव या मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। ये शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। हाँ, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। मान लीजिए सरकार एक नया एक्सप्रेसवे बनाने पर 100 रुपये खर्च करती है, तो इसका पहला असर तो सीधा है। कॉन्ट्रैक्शन कंपनी को ठेका मिलता है, सीमेंट स्टील की बिक्री होती है, मजदूरों इंजीनियरों को रोजगार मिलता है। ठीक है। ये 100 रुपये अर्थव्यवस्था में घूमना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू होता है। जब वो एक्सप्रेसवे बन जाता है, तो वो सिर्फ यात्रा का समय कम नहीं करता, वो उस एक्सप्रेसवे के पास बसे एक छोटे से गांव के किसान को अपना सामान बड़े शहर की मंडी में बेचने का मौका देता है। अच्छा। वो उस गांव के छात्र को बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ने की हिम्मत देता है। वो किसी कंपनी को वहां एक छोटी फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करता है। तो सरकार का वो 100 रुपया सिर्फ सड़क नहीं बनाता? नहीं, वो अवसर पैदा करता है। वो आर्थिक गतिशीलता की एक जीवन रेखा बन जाता है। यही गुणक प्रभाव है। एक सामाजिक और आर्थिक ट्रांसफॉर्मर है। ये मुझे अगले विषय पर लाता है, जिसके आंकड़े देखकर मैं थोड़ा चौंकी रह गई। इस पर रिकॉर्ड खर्च हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पैसा सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया पर लग रहा है। इसका असली मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद भारत की वैश्विक छवि को पूरी तरह से बदलना है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। दशकों तक हमारी पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक थी। हम अपनी सुरक्षा के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल पर निर्भर थे। अब जोर स्वदेशी लड़ाकू जेट, पनडुब्बियों, ड्रोन और यहां तक कि साइबर सुरक्षा क्षमताएं विकसित करने पर है। तो ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है। ये पैसे से कहीं ज्यादा है। इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला है रणनीतिक स्वायत्तता, जिसका सीधा मतलब है कि किसी भी संकट के समय हम किसी दूसरे देश के मोहताज ना हों। और दूसरा, जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है आर्थिक क्षमता। एक घरेलू रक्षा उद्योग उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा करता है, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है, जिसका फायदा दूसरे क्षेत्रों को भी मिलता है। हाँ, और रक्षा को एक बड़े आयात खर्च से एक संभावित निर्यात आय में बदल देता है। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये बजट दिखाता है कि इस रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय है। और रक्षा के इस भारी भरकम हार्डवेयर से बिल्कुल विपरीत छोर पर हरित ऊर्जा पर भी उतना ही जोर है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्या ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता है या इसके पीछे भी कोई ठोस अर्थशास्त्र है? अब ये 100% ठोस अर्थशास्त्र है। सोचिए, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। सही बात है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था की चाबी विदेशी तेल उत्पादक देशों के हाथ में है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, हमारा पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो सौर या पवन ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली, हाँ, उसका हर एक यूनिट तेल आयात पर हमारी निर्भरता को कम करता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या ईवी नीति सिर्फ प्रदूषण कम करने के लिए नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊर्जा झटकों से बचाने के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है। वाह! ये पर्यावरण के साथ साथ देश की तिजोरी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो हमने बजट के लगभग हर कोने को टटोल लिया है। मध्यम वर्ग के लिए राहत, युवाओं के लिए भविष्य की तैयारी, कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे पर बड़ा दाव और रक्षा व ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की एक महत्वाकांक्षी छलांग। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, इस तस्वीर के सबसे उजले और सबसे धुंधले हिस्से कौन से हैं? सबसे उजला हिस्सा है एक स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टि। ये बजट सिर्फ अगले चुनाव के लिए नहीं, बल्कि अगले दशक के लिए सोचता हुआ दिखता है। प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है। ये एक आशावादी बजट है। और धुंधले हिस्से, वो कौन से जोखिम हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी? सबसे बड़ा जोखिम, जैसा हमने पहले भी बात की, क्रियान्वयन का है। कागज पर योजनाएं बनाना एक बात है, और उन्हें बिना भ्रष्टाचार और देरी के जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। दूसरा जोखिम है मुद्रास्फीति का। जब सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो ये बाजार में मांग बढ़ा सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। और तीसरा, और शायद सबसे संवेदनशील,
है सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। ये एक ऐसा मुहावरा है जिसे सरकारें इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कुछ सब्सिडी को कम करना या खत्म करना। राजकोषीय घाटे यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच के अंतर को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर उन गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है जो खाद, रसोई गैस या भोजन के लिए इन सब्सिडी पर निर्भर हैं। तो ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। हाँ, ये हमेशा विकास की जरूरत और सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कवायद होती है। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटें कि ये एक सुरक्षित बजट है या बड़े दांव लगाने वाला, तो ऐसा लगता है कि इसका जवाब है ये दोनों है। ये मध्यम वर्ग को कुछ तत्काल राहत देकर सुरक्षित खेल रहा है, लेकिन इसका दिल और आत्मा भविष्य पर लगाए गए बड़े सोचे समझे दांव में बसता है। मुझे लगता है कि ये इसका एकदम सही सारांश है। ये वर्तमान के राजनीतिक मजबूरियों और भविष्य की आर्थिक अनिवार्यताओं के बीच एक रस्सी पर चलने जैसा है। ये आज को सहलाने की कोशिश करता है ताकि कल का निर्माण किया जा सके। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे जहन में एक आखिरी विचार कौंध रहा है जिस पर सोचा जा सकता है। ये पूरा बजट मेक इन इंडिया और जॉब क्रिएटर बनाने के दो स्तंभों पर टिका है। अगर ये दृष्टि सफल होती है तो भारतीय युवाओं के लिए सफलता की परिभाषा क्या होगी? क्या सपना अब भी एक स्थिर, सुरक्षित सरकारी नौकरी का होगा या भारत के किसी छोटे शहर में बैठकर दुनिया के लिए एक सफल स्टार्टअप बनाने का होगा? ये बजट साफ तौर पर दूसरे विकल्प पर दाव लगा रहा है, और अगर ये दाव सफल रहा तो ये भारतीय सपने को ही हमेशा के लिए बदल सकता है।